हाय स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है यूसीसी एजुकेशन हब ऑफिशियल पर। देखिए, ये अपना ऑफिशियल पेज है यूट्यूब का। इस पे आप देख सकते हो। तो देखो, यूसीसी एजुकेशन हब ऑफिशियल ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रिपरेशन, यानी कि सभी जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होंगी उन सभी के लिए ये अवेलेबल है। इसमें यूट्यूब चैनल पर सारे के सारे जो क्लासेस हैं वो अवेलेबल हैं आपके लिए। ठीक है, तो ये यूसीसी एजुकेशन हब ऑफिशियल, इसमें टेलीग्राम चैनल भी दिया गया है जहां आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा यूट्यूब चैनल भी दिया गया है आपको। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम क्लास की तरफ चलते हैं अब हम। ठीक है, ये रही अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन। अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन आ गया है। क्या है अपना पहला क्वेश्चन? सूरजमुखी के पुष्प की सूर्य की ओर घूमने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सूरजमुखी के पुष्प की सूर्य की ओर घूमने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? देखें, अरे भाई क्या कहा जाता है? क्या गति कहा जाता है? क्या गति कहा जाता है कि मोशन का, जिनको लोको मोशन भी कहते हैं हम। ठीक है, लोको मोशन। देखो, लोको मोशन जो है, लोको मोशन लोको मोशन जो है वो जीवों में गति को कहा जाता है लोको मोशन। ठीक है, फिर है फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म नहीं कहा जा सकता भाई पुष्प की सूर्य की ओर घूमने की प्रक्रिया को। लोकोमोशन, फिर से गति और लोकोमोशन दोनों तो ये तो एक ही हो गए। घूर्णन क्या कहता है भाई? आपको पता है क्या? जो पृथ्वी है, पृथ्वी अपनी अक्ष पर, पृथ्वी अपनी, तो क्या लिख दिया, अपनी अक्ष पर, अक्ष पर घूमती है, अपने अक्ष पर घूमती है। उसकी इस गति को क्या कहा जाता है? उसकी, यानी कि अपने अक्ष पर घूमने की गति को क्या कहा जाता है? उसकी अपने अक्ष पर, अपने अक्ष पर घूमने की गति को, अक्ष पर घूमने की गति को क्या कहा जाता है? घूमने की गति को क्या कहा जाता है भाई? यानी कि पृथ्वी दो प्रकार की गति करती है। एक तो सूर्य के चारों ओर, किसके चारों ओर? सूर्य के चारों ओर गति करती है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। अरे भाई, जब हम किसी की चीज के चारों तरफ घूमते हैं, चारों ओर घूमेंगे, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? परिक्रमण गति। उसको क्या कहते हैं? परिक्रमण की, उसकी हम क्या कर रहे हैं? परिक्रमा, गोल गोल उसकी परिक्रमा कर रहे हैं। ठीक है, तो सूर्य के चारों ओर जब पृथ्वी गति घूमती है उसको क्या कहते हैं? परिक्रमण गति। क्या कहते हैं? परिक्रमण, यानी कि परिक्रमा। ठीक है, तो सूर्य के चारों ओर ये क्या करती है? परिक्रमा करती है, तो उसको क्या कहते हैं? परिक्रमण गति कहते हैं। दूसरी है, दूसरी क्या है? पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमती है। भाई, अपने ही अक्ष पे गोल गोल घूमना, अपने ही अक्ष पर गोल गोल घूमना, उस गति को क्या कहते हैं? घूर्णन गति। उस गति को क्या कहते हैं? घूर्णन गति कहते हैं, घूर्णन गति कहते हैं। घूमते नहीं भैया गोल गोल हम, क्या छोटे थे तब घूमते थे, घूमते घूमते भी चक्कर आ जाते थे। ठीक है, तो उस अपने ही अक्ष पर घूमने की क्रिया गति को क्या कहते हैं? घूर्णन गति कहते हैं। तो आपने सूर्यमुखी का जो फूल देखा होगा कि वो जो सूरज होता है, उनके सामने सूरज होता है, ये फूल है, तो वो अपने ही अक्ष पर उस सूरज के चारों ओर ऐसा घूमता रहता है। तो सूरज के चारों नहीं, उस प्रकाश की ओर ऐसे अपना मुख मोड़ता रहता है। ठीक है, यानी कि जिस तरफ सूर्य जाएगा वो अपने आप को उस तरफ में मोड़ लेगा। तो सूरजमुखी का जो पुष्प है वो सूर्य की ओर घूमने की उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? घूर्णन गति। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि घूर्णन गति करता है सूर्य का पुष्प घूमने की प्रक्रिया। ठीक है, और इसी से ये क्वेश्चन बनता है कि भाई पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमती है, तो अपनी अक्ष पर जो घूमती है उस गति को क्या कहते हैं? घूर्णन गति कहते हैं। आ गया करेक्ट आंसर? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, घूर्णन गति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई, सारे के सारे क्वेश्चन जो है पीवाईक्यूज है, एमसीक्यूज है, सॉरी पीवाईक्यूज है सारे के सारे क्वेश्चन। ठीक है, जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं वही ले यहाँ पे लेके आई हूँ मैं आपके लिए अच्छे से क्वेश्चन।
सारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हैं, ठीक है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। क्या कहता है ये क्वेश्चन, पौधों में फ्लोएम का क्या कार्य है, पौधों में फ्लोएम का क्या कार्य पूछा है। पौधों में जो है इंपॉर्टेंट दो सेल्स होती हैं, एक होती है जाइलम और एक होती है फ्लोएम। एक होती है जाइलम, जाइलम और एक होती है फ्लोएम। क्या होती है, फ्लोएम। तो जो जाइलम होती है, जाइलम क्या करती है कि भाई जड़ों में, जड़ों द्वारा अवशोषित जो जल होता है, जड़ों से जल, जड़ों से जल व खनिज लवण, जल व खनिज लवण, खनिज लवण, इनके अलावा जो धातुएं होती हैं, धातुएं, धातुएं जो होती हैं उनको लेकर जड़ों से, देखो ये छोटा सा पौधा बनाते हैं आपके लिए, ये जड़ हो गई, ऐसे तो बनाते थे हम बचपन में एक, ये लो सर बोलते थे ड्राइंग बना के लाओ, ये ड्राइंग हो गई, इसे बोलते थे हम पेड़, ठीक है। तो छोटा सा मैंने एक पेड़ बनाया, इसमें क्या करती है, जो जाइलम सेल होती है वो कहाँ होती है, जड़ों से पत्तियों की ओर होती है, जड़ों से पत्तियों की ओर कौन होता है, जाइलम होता है, जाइलम। ये जड़ों के द्वारा जो अवशोषित जो जल खनिज लवण जो धातुएं होती हैं उनको लेकर कहाँ तक जाता है, पत्तियों तक, यानी टिप तक जाता है, ठीक है, पत्तियों तक जाता है। तो याद कर देखने का तरीका यह है, जाइलम और जल, आ गया, जैसे जाइलम और जल, जैसे जले से याद रख सकते हो, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि फ्लोएम जाइलम, जाइलम फ्लोएम ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो जो जाइलम है वो जड़ों से अवशोषित जो जल होता है, खनिज लवण होते हैं, धातुएं होती हैं, उनको लेके जड़ों से पत्तियों की ओर जाते हैं, ठीक है। दूसरा है फ्लोएम, फ्लोएम क्या करता है, पत्तियों में बने हुए भोजन को, आपको पता है पत्तियों में भोजन बनता है किसके द्वारा बनता है, एक क्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण, कौन सी क्रिया होती है, प्रकाश, सॉरी प्रकाश संश्लेषण एक क्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस होता है, उसके द्वारा क्या बनता है, पौधों में भोजन बनता है। तो पत्तियों से भोजन को यानी कि पोषक पदार्थों को या भोजन को या शर्करा को भी कह सकते हैं हम, या शर्करा को, पत्तियों से शर्करा को जड़ों तक लेके जाना, तो किस तक लेके जाना, जड़ों तक, जड़ों तक लेकर जाना, किसका कार्य होता है, ये फ्लोएम का कार्य होता है, ठीक है। जो फ्लोएम होता है पत्तियों में बने हुए जो भोजन होता है, जिसको शर्करा के रूप में बनता है, ठीक है, जो भोजन होता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पत्तियों में बनाया जाता है, उसको लेकर कहाँ तक जाती है, जड़ों तक जाती है। तो जाइलम और फ्लोएम दोनों समझ में आ गए। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, यह ऑक्सीजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। भाई पौधे को ऑक्सीजन की आवश्यकता विभिन्न भागों में नहीं होती, केवल किसमें होती है, पत्तियों में होती है, केवल किसमें होती है, पत्तियों में, पत्तियों में होती है केवल, क्यों, क्योंकि वहां पे कौन सी प्रक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है, यह कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, यह कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को थोड़ी पहुंचाएगा भाई, कार्बन डाइऑक्साइड तो ये क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड तो तो ये क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण में ये काम में लेता है कार्बन डाइऑक्साइड को, और पत्तियों में कार्बन डाइऑक्साइड को काम में लेके ये क्या निकालता है, ऑक्सीजन को रिलीज करता है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन, ये भी नहीं होगा भाई। थर्ड ऑप्शन क्या है, यह शर्करा को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है, यह शर्करा को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। भाई अभी हमने पढ़ा कि भाई ये पत्तियों से, जो पत्तियों में जो भोजन बनता है, जो शर्करा बनती है, उनको जड़ों तक तथा सभी पौधे के सभी भागों तक, जड़ों तक का मेरा जड़ों तक का मतलब है कि भाई पत्तियों में बन गया तो वह पूरे भागों से होता हुआ कहाँ तक, जड़ों तक पहुंचाता है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन क्या है, यह जल को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। भाई जल को तो कौन पहुंचाता है, जाइलम पहुंचाता है, और फल को यानी कि फ्लोएम को कौन पहुंचाता है, भाई ये सॉरी फ्लोएम ने शर्करा को कौन पहुंचाएगा, फ्लोएम पहुंचाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यह शर्करा को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। आ गई, कंफ्यूज नहीं होना अभी। फ्लोएम, फ्लोएम से फल याद रखो, फल यानी कि भोजन, तो भोजन को ले जाने का काम करता है कौन, फ्लोएम, जो पत्तियों से पौधे की नीचे के सभी भागों तक ले जाने का काम करता है। जाइलम, जैसे जाइलम और जैसे जल, ऐसे याद रखने का एक तरीका है,
ठीक है। तो ये जल को जड़ों से लेकर के, जल और नीच लवणों को, धातुओं को जड़ों से लेकर पौधे के ऊपर के सभी भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। आ गई समझ? क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बहुत नेक्स्ट हो जाता है। लो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है E300, E300, E300 का सामान्य नाम क्या है? E300 का सामान्य नाम क्या है? ऑप्शंस में हमें विटामिन दिए गए हैं। क्या इन विटामिन में E300 का नाम होगा या नहीं होगा? देखते हैं। विटामिन डी, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है भाई? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। कौन सा होता है? रिकेट्स रोग होता है। ठीक है। जो विटामिन डी है उसका सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? सबसे अच्छा स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। क्या है? सूर्य का प्रकाश सबसे अच्छा स्रोत है इसका, विटामिन डी का, सूर्य का प्रकाश। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है? ऑप्शन नंबर सी जो है विटामिन बी। विटामिन बी, विटामिन बी भाई कैसा विटामिन है? जल में घुलनशील या वसा में घुलनशील? जल में घुलनशील या वसा में घुलनशील? इसके लिए एक ट्रिक है। इसके लिए क्या है? ट्रिक है। यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं? बस बोलते हैं, बस या फिर भैंस। भाई हमारे तो हम भैंस ही बोलते हैं कि भाई भैंस गई पानी में, जब भी कोई काम होता है लो भैंस गई पानी में। ठीक है। तो इसको याद रखने का तरीका क्या है? बस या भैंस गई पानी में, गई पानी में। भाई याद रख सकते हो, कैसे भी याद रखने का तरीका हो जाए, पानी में। ठीक है, गई पानी में। तो बस से मतलब है विटामिन बी, विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी और विटामिन सी जो होता है वो किसमें घुलनशील होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं। ये दोनों विटामिन किसमें घुलनशील है? जल में घुलनशील। आई समझ में? जल में घुलनशील है। इनके अलावा जितने भी सारे विटामिन होंगे वो किसमें घुलनशील होंगे? किसमें घुलनशील होंगे? वसा में घुलनशील। किसमें घुलनशील होंगे? वसा में घुलनशील। विटामिन ए, विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। कौन सा रोग होता है? रतौंधी। रतौंधी रोग होता है जिसके कारण आंखें क्या हो जाती हैं? कमजोर हो जाती हैं। आंखें क्या हो जाएंगी? कमजोर हो जाती हैं। आंखें कमजोर। आई समझ? विटामिन सी, अभी इसका एक क्वेश्चन आया था हमारे पास कि विटामिन बी और विटामिन सी किस में घुलनशील होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं। हुआ तैयार क्वेश्चन? फिर इसका जो क्या है विटामिन सी है उसका नाम क्या है? E300। यानी E300 कौन से विटामिन को कहा जाता है? विटामिन सी को कहा जाता है। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बी करेक्ट हो जाएगा, विटामिन सी। अब देखो एक ही क्वेश्चन से आपके कितने क्वेश्चन निकल के आते हैं? 5 से 10 क्वेश्चन निकल के आ जाते हैं। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा। मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन कहाँ होता है? मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन कहाँ पर होता है? बताए देखिए कमेंट में। इतनी देर हम इनका जो ऑप्शन है उनका पोस्टमार्टम कर देते हैं, किसमें क्या आएगा किसमें क्या नहीं आएगा। ठीक है। अगर यकृत जो है, लीवर, लीवर जो है इसके बारे में क्या है कि भाई ये मानव शरीर की, मानव शरीर की सबसे सबसे बड़ी, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? लीवर होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? लीवर यानी कि यकृत होती है। इसके अलावा और क्या है कि भाई ये जो ग्रंथि है यानी कि जो लीवर है, यकृत है, इसमें पित्तरस का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? पित्तरस का निर्माण होता है। पित्तरस जिसको हम बाइल जूस कहते हैं। ठीक है। फिर पित्तरस जो निर्माण होने के बाद किसमें आ जाता है? पित्ताशय में आ जाता है। किसमें आ जाता है? पित्ताशय में वो आ जाता है। और फिर पित्त वाहिनी के द्वारा, किसके द्वारा? पित्त वाहिनी, पित्त वाहिनी के द्वारा फिर किसमें किसमें छोड़ दिया जाता है? जो छोटी आंत की जो ग्रहणी होती है, छोटी आंत की ग्रहणी के अंदर इसको रिलीज कर दिया जाता है, जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। आई समझ?
यानी कि जो लीवर होता है, यकृत होता है, उसमें किसका निर्माण होता है? पितरस फॉर्मेशन होती है, फॉर्मेशन ऑफ बाइल जूस, पितरस का निर्माण होता है। पितरस का जैसे ही निर्माण हो गया वो किसमें आ जाएगा? पिताशय में आ जाएगा, और फिर पित्तवाहिनी के द्वारा किसमें चला जाएगा? जो डेडुनम होती है, छोटी आंत की जो ग्रहणी होती है, उसके अंदर चला जाएगा। अब देखो 3-4 क्वेश्चन बन गए कि भाई मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर है। इसके अंदर किसका निर्माण, किसकी फॉर्मेशन होती है? पितरस की फॉर्मेशन होती है। पितरस संग्रहित किसमें रहता है? पिताशय में रहता है। जो पित्तवाहिनी के द्वारा किसमें डाला जाता है, किसमें सीक्रेट किया जाता है, किसमें डाला जाता, भेजा जाता है, छोड़ा जाता है? वो ग्रहणी में या डेडुनम में छोड़ा जाता है। आई ना समझ में? फिर है प्लीहा, इसको और क्या कहते हैं? तिल्ली कहते हैं। और क्या कहते हैं इसको? तिल्ली, माचिस वाली तिल्ली नहीं भाई, इसको कहा जाता है तिल्ली कहा जाता है, प्लीहा या तिल्ली कहा जाता है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है भाई? इसको क्या कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान। क्या कहा जाता है? आरबीसी, रेड ब्लड कार्पल्स, लाल रुधिर कणिकाएं जो होती हैं, तो आरबीसी का कब्रिस्तान, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है या फिर तिल्ली को कहा जाता है वयस्कों में, क्योंकि शिशु जो होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं, उनमें तो इनमें आरबीसी का निर्माण होता है, प्लीहा में आरबीसी का निर्माण होता है। लेकिन वयस्क ह्यूमन में क्या होता है? तो वयस्क जो ह्यूमन होता है उसमें तिल्ली जो होती है वो आरबीसी का कब्रिस्तान कहलाती है। क्या कहलाती है? आरबीसी का कब्रिस्तान कहलाती है। पित्तवाहिनी, अभी देखो पित्तवाहिनी का नाम आया था यहाँ पे, यही पित्तवाहिनी। पित्तवाहिनी क्या करती है? बाइल को यानी कि पित्त को पिताशय से लेके, गेल ब्लैडर से लेकर इसमें जाती है डेडुनम में, यानी कि ग्रहणी में जाती है, जो भोजन के डाइजेशन में क्या करता है? सहायक होता है या हेल्प करता है। आगे ना समझ में? तीनों क्लियर हो गए, तीनों जो ऑप्शन वो क्लियर हो गए। बचा कौन सा हमारे पास? पेनक्रियास बचा, अग्नाशय बचा। तो अग्नाशय की जो कोशिका है, बीटा कोशिकाएं, कौन सी? बीटा जो सेल्स होती हैं, वहां पे होती है लेंगरहैंस की द्वीप समूह, सॉरी लेंगरहैंस के आइसोलेट होते हैं, लेंगरहैंस के आइसोलेट होते हैं। ये किसका सीक्रेशन करते हैं? इंसुलिन का। किसका करते हैं भाई? इंसुलिन का सीक्रेशन करते हैं, इंसुलिन को स्रावित करते हैं, इंसुलिन। आ गई समझ? तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो क्या ऑप्शन में जो दिया गया है अग्नाशय, भाई अगर ये दिया होता, अगर आइसोलेट दिया होता तो ये आ जाता है, लेंगरहैंस के आइसोलेट आ जाता। लेकिन जब ये नहीं है तो ये किसमें होते हैं? ये खुद किसमें होते हैं? पेनक्रियाज यानी अग्नाशय के अंदर होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अग्नाशय के अंदर क्या होता है? इंसुलिन का उत्पादन होता है। भाई अग्नाशय के बारे में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई मानव शरीर की अंतःस्रावी, मानव शरीर की अंतःस्रावी व बहिस्रावी, अंतःस्रावी व बहिस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? वो अग्नाशय होती है। अंतःस्रावी व बहिस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? अग्नाशय होती है। अंतःस्रावी और बहिस्रावी से मतलब क्या होता है? अंतःस्रावी का मतलब है सीक्रेशन को डायरेक्ट किसमें? सीक्रेशन को डायरेक्ट सेल्स में छोड़ना, यानी कि ब्लड में छोड़ना डायरेक्ट अपने सीक्रेशन को, ठीक है। बहिस्रावी जो होता है वो नलिकाओं में होता है, बहिस्रावी नलिकाओं में, ठीक है। तो जो अग्नाशय है उसको क्या कहा जाता है? मानव शरीर में अंतःस्रावी व बहिस्रावी कौन सी ग्रंथि होती है? अग्नाशय ग्रंथि। एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है? अग्नाशय होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। लो, डैश रिक्त स्थान ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ये पूछ रहा है कि भाई कौन सी ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है? मास्टर ग्लैंड, देखते हैं अभी ऑप्शन में है क्या मास्टर ग्लैंड, है कि नहीं है। पहला है अपना अग्नाशय, अग्नाशय के बारे में अभी हमने क्वेश्चन किया, अभी क्वेश्चन सोल्व किया था इसका, कि जो अग्नाशय है उनको एक तो क्या कहा जाता है? अंतःस्रावी, अंतःस्रावी व
बहिस्रावी ग्रंथि कहा जाता है, यानी कि दोनों होती हैं ये, बहिस्रावी ग्रंथि कहा जाता है। अंतःस्रावी क्यों? क्योंकि ये इंसुलिन का सीक्रेशन करती है। किसका सीक्रेशन करती है? इंसुलिन का। बहिस्रावी क्यों? क्योंकि ये अग्नाशयी रस का सीक्रेशन करती है। अग्नाशयी रस, अग्नाशयी रस को किसमें छोड़ती है? ग्रहणी में। किसमें छोड़ती है? ग्रहणी में छोड़ती है। आगे समझ, यानी कि एक तो इसको क्या कहा जाता है? अंतःस्रावी ग्रंथि कहा जाता है, साथ में इसको क्या कहा जाता है? बहिस्रावी ग्रंथि कहा जाता है। अंतःस्रावी के रूप में ये इंसुलिन सीक्रेट करती है, बहिस्रावी के रूप में ये अग्नाशयी रस पेंक्रियाज जूस को सीक्रेट करती है। आई समझ। फिर है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है ब्रेन का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है? मस्तिष्क का पार्ट होता है, मस्तिष्क का भाग होता है हाइपोथैलेमस। आगे समझ, जो हाइपोथैलेमस है वो मानव शरीर की क्या कहलाती है? हेडमास्टर ग्लैंड कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? हेडमास्टर ग्लैंड कहलाती है। हेडमास्टर जी है ये। कौन है? हेडमास्टर जी है। हेडमास्टर ग्लैंड कहलाती है, हेडमास्टर ग्रंथि कहलाती है। क्यों कहलाती है? हेडमास्टर जी क्या करते हैं? पूरी स्कूल को कंट्रोल करते हैं, मास्टर्स को कंट्रोल करते हैं, स्टूडेंट्स को कंट्रोल करते हैं, उनको करने का काम कंट्रोल करने का काम करते हैं कि नहीं करते? तो जो हाइपोथैलेमस है अपने ब्रेन का, सॉरी अपने जो बॉडी है उसका जो नियंत्रण केंद्र कौन होता है? मस्तिष्क होता है। तो ये किसमें होती है? मस्तिष्क में होती है हाइपोथैलेमस। इसको क्या कहा जाता है? हेडमास्टर ग्लैंड कहा जाता है, क्योंकि ये सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण करने का काम करती है। ठीक है, सभी ग्रंथियों पे। तो हाइपोथैलेमस के बारे में 2-3 क्वेश्चन हो गए। फिर है एड्रिनल ग्रंथि, सॉरी एड्रिनल। फिर है एड्रिनल। एड्रिनल भाई इसको और क्या कहा जाता है? एड्रिनल करो या मरो। क्या कहा जाता है? करो या मरो, करो या मरो, उड़ो या लड़ो, उड़ो या लड़ो। यानी कि ये हमें क्या करती है? विपरीत परिस्थितियों में तैयार करने का काम करती है। डर में, ठीक है, खुशी में, भय में, ये हमें तैयार करने का काम करती है। कौन? एड्रिनल, जिसको हम करो या मरो भी कह सकते हैं, करो या मरो भी कहते हैं। ठीक है, करो या मरो हार्मोन भी कहते हैं। एड्रिनेलिन इसके द्वारा रिलीज किया जाता है। फिर है अपना ऑप्शन क्या है? पिट्यूटरी। पिट्यूटरी या पीयूष कौन सी है? फिर कौन सी है? पीयूष। पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि जो होती है ये क्या है? इसको क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि। ठीक है, ये कहाँ पे होती है? ये भी मस्तिष्क में होती है। इसमें होती है, मस्तिष्क के अंदर स्थित होती है। आगे समझ। हेडमास्टर तो किसको कह देंगे? हाइपोथैलेमस को कह देंगे। फिर इनके ऊपर कंट्रोल कौन करेगा? हाइपोथैलेमस। ठीक है, किसके ऊपर? मास्टर ग्रंथि के ऊपर। किसको कहते हैं मास्टर ग्रंथि? पिट्यूटरी या फिर पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। ठीक है, देखो कितने सारे क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन तैयार होते हैं आपके। ठीक है, तो क्लासे रेगुलर लें, रेगुलर चलती है अपनी क्लासें। चलिए, क्लियर हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सॉरी सॉरी, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया सी, पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि। तो मास्टर ग्लैंड किसे कहेंगे? पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। हो गया क्लियर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। बड़ा नेक्स्ट चला जाता है भाई, नेक्स्ट का नाम लेते ही। लो आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। दंतशय का क्या अर्थ है? दंतशय का क्या अर्थ है? बताइए, देखिए दंतशय का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन है दांतों का सफेद होना। भाई दांत ही सफेद होते तो फिर इतना लपड़ा ही नहीं है। पहला ऑप्शन क्या है? दांतों का सफेद होना। ऑटोमेटिक दांत थोड़ी साफ होते हैं भाई, उनको तो करना पड़ता है। दांतों का सफेद होना, तो पहले बात दांत सफेद नहीं होते। ठीक है, फिर है दांतों में सूजन। दांतों में थोड़ी सूजन आती है भाई, मसूड़ों में सूजन आती है, दांतों में सूजन नहीं आएगी कभी। ठीक है, क्योंकि क्यों नहीं आएगी? क्योंकि मानव शरीर का कठोरतम भाग, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है भाई ये क्वेश्चन। मानव शरीर का कठोरतम भाग कौन सा होता है? कौन सा होता है? इनेमल होता है। कौन सा? इनेमल।
इनेमल जो दांतों के ऊपर पाया जाता है, किसके ऊपर होता है? दांतों के ऊपर पाया जाता है, दांतों के ऊपर। आई समझ? इनेमल। तो मानव शरीर का कठोरतम भाग क्या होता है? इनेमल होता है। जो दांतों के जो सबसे जो हमें व्हाइट कलर के जो दांत दिखाई देते हैं ना, वो इनेमल, इनके ऊपर इनेमल होता है, ठीक है। लेकिन जो दंत से ऐसा है वो इनेमल को भी गला देता है। किसको गला देता है? इनेमल को भी गला देता है। और दांत के बीच में छेद हो जाता है, छेद होने के बाद फिर दर्द होने लगता है हमारे दांत में। फिर उनके जैसे दर्द होएगा, दर्द होने के बाद में क्या हो जाएंगे? मसूड़े सूज जाएंगे। और फिर हाँ, बस ऐसे करते रहो, फिर बोला नहीं जाएगा, कहने का मतलब बोला नहीं जाएगा फिर, ठीक है। यानी कि जो दंत शय है उसमें क्या होता है, जो इनेमल है, इनेमल भी गल जाता है। गलने के बाद दांतों के बीच के अंदर जो अपनी जो, जिनको हम दाढ़ कहते हैं, ठीक है, उनके बीच में छेद हो जाता है, खाना वाना फंस जाता है, फिर वो सड़ जाते हैं। सड़ने की बदबू आने लगती है पेट से, मसूड़ों में सूजन आ जाती है, ठीक है। तो ये अगला ऑप्शन क्या है? दांतों का सड़ना, ठीक है, दांतों का सड़ना। अभी बताया कि भाई दंत से क्या होता है, इनेमल को भी इफेक्ट करता है। इनेमल गल जाता है, इनेमल गल जाने के बाद में दांतों के बीच में छेद हो जाता है, फिर उसमें बदबू आने लगती है। दांतों में भोजन के कणों का चिपक जाना, भाई कण चिपकेंगे तभी तो दांत सड़ेंगे, सड़ेंगे कि नहीं सड़ेंगे? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या जाएगा? दांतों का सड़ना क्या कहलाता है? दंत क्षय कहलाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दांतों का सड़ना दंत क्षय कहलाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। डीपीटी के उपयोग से रोकथाम होती है, यानी कि डीपीटी के उपयोग करने से कौन से डिजीज की, यानी कौन से रोग की रोकथाम होती है? ऑप्शन देख लेते हैं एक बार हम। क्या क्षय रोग की होती है? क्षय रोग को तपेदिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तपेदिक रोग भी कहते हैं, तपेदिक क्षय रोग, ठीक है। दूसरा है पोलियो, फिर है डिप्थीरिया, या फिर उपरोक्त सभी। यानी क्या सभी की रोकथाम के लिए डीपीटी का उपयोग किया जाता है? पहले देखते हैं कि भाई एग्जाम में पूछता है डीपीटी की फुल फॉर्म क्या है। डीपीटी की फुल फॉर्म क्या है? पूरा नाम क्या है? इसका नाम है, तो ये क्या लिखता है? डिप्थीरिया, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, पर्टुसिस, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस। टिटनेस, इसको टिटनेस, टिटनेस कुछ बोलते हैं, ठीक है। ये डीपीटी का पूरा नाम क्या है? डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस। ये रहा पर्टुसिस टिटनेस, ठीक है। जो पर्टुसिस होता है उसको और क्या कहते हैं? इसको कहते हैं काली खांसी। क्या कहते हैं भैया? खाली, खाली नहीं, काली खांसी। क्या कहते हैं? काली खांसी कहते हैं। तो डीपीटी का अगर पूरा नाम पूछ लिया जाए आपको तो क्या होगा? डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस। और पर्टुसिस की जगह अगर काली खांसी भी आ जाए तो भी चलेगा, क्योंकि दोनों एक ही होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना। डीपीटी के उपयोग से किसकी रोकथाम होती है? ऑप्शन में दिख रहा है कि भाई जो पूरा नाम है उनमें से, तो उनमें से एक नाम दिख रहा है हमें, ऑप्शन नंबर बी, डिप्थीरिया का। किसका? डिप्थीरिया का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। डीपीटी का उपयोग डिप्थीरिया की रोकथाम, पर्टुसिस होता तो उसकी रोकथाम, टिटनेस होता तो उसकी रोकथाम में किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये लीजिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है? हाइड्रोफोबिया होता क्या है पहले ये देखो। हाइड्रोफोबिया जो है, हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया ये क्या है? पानी से डर लगना। हाइड्रो यानी जल, हाइड्रो यानी जल, हाइड्रो यानी हाइड्रोजन मत छोड़ना, हाइड्रो यानी जल, और फोबिया यानी डर। फोबिया यानी डर। तो मुझे तो इस बात का फोबिया है, ऐसे बोलते हैं। तो डर यानी कि इसको क्या कहते हैं? पानी का डर या जल से डरना, ठीक है। जल से डरना, पानी से डरना। तो हाइड्रोफोबिया का मतलब क्या होता है? पानी से डरना। और ये कब होता है? जब रेबीज वाले प्राणी काट देते हैं। जैसे कुत्ता होता है, कुत्ता, बंदर, कुत्ता, बंदर, ये जो काट देते हैं मानव को, जैसे ही ये काटेंगे
इनकी लार में उपस्थित, इनमें इनकी लार में उपस्थित रेबीज जो होता है, क्या होता है, रेबीज जो वायरस होता है वो क्या करेगा, रेबीज जो होता है, रेबीज विषाणु जो वायरस जो होता है वो उस ह्यूमन की जो जिसको काटेगा उसके अंदर ये प्रवेश कर जाएगा। ठीक है, जैसे ही ये रेबीज हमारे अंदर प्रवेश करेगा, किसको इफेक्ट करेगा, सबसे पहले क्या, किसको इफेक्ट कर देगा, तंत्रिका तंत्र को। किसको इफेक्ट कर देगा, तंत्रिका तंत्र को, यानी कि पूरे नर्वस सिस्टम को ही ये इफेक्ट कर देगा। ठीक है, यानी कि हाइड्रोफोबिया क्या है, जल से डर लगना, जल से डर लगना कि भाई जल को देख के उस वजह से हो जाता है। ये क्यों होता है, क्योंकि जो कुत्ता होता है या फिर बंदर जो होता है, अगर वो किसी इंसान को काट ले, काटने से क्या होता है, उनकी लार में उपस्थित जो रेबीज वायरस होता है वो उनके अंदर प्रवेश कर जाता है, जिसको काटता है ना उसके अंदर प्रवेश कर जाता है। जैसे ही वह प्रवेश करेगा, वह क्या करेगा, पूरे नर्वस सिस्टम को, पूरे तंत्रिका तंत्र को इफेक्ट कर देता है। ठीक है, जिसके कारण क्या हो जाता है, हाइड्रोफोबिया हो जाता है। तो देखते हैं ऑप्शन पे आ जाते हैं। क्या तीव्र विषाणु होता है, भाई तीव्र यानी कि तेज दौड़ने वाला विषाणु थोड़ी होता है, तीव्र विषाणु नहीं होता। क्या जीवाणु होता है, भाई जीवाणु, आप बताइए दूध से दही बनाने में कौन से जीवाणु का काम आता है, तो कौन से जीवाणु काम में आता है, दूध से दही बनने में, दूध से दही बनने में कौन सा जीवाणु काम में आता है, लेक्टोबैसिलस। कौन सा होता है, लेक्टो लेक्टोबैसिलस। ठीक है, ये दूध से दही बनाने में काम में आएगा। और दूध में कौन सा होता है भाई, दूध में कौन सा एसिड होता है, दूध में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है, पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है, लैक्टिक एसिड। कौन सा है भैया, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल, दिख तो रहा ना, लैक्टिक अम्ल, ये दूध में पाया जाने वाला अम्ल होता है। और जीवाणु, यानी कि जीवाणु का नाम आया तो हमें याद आया कि भाई दूध से जो दही बनता है वो कौन से जीवाणु के बनता है, कौन सी जीवाणु के कारण बनता है, लैक्टोबैसिलस के कारण बनता है। बरोवा वायरस नहीं, बरोवा वायरस तो ऐसा कुछ होता नहीं। फिर क्या है, ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है कि रेबीज का विषाणु, बिल्कुल रेबीज का विषाणु है, क्योंकि अभी हमने इसके बारे में पढ़ा है, देखो ये ना। ठीक है, रेबीज जो है पूरे तंत्रिका तंत्र को इफेक्ट कर देता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, हाइड्रोफोबिया हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, रेबीज का विषाणु, रेबीज का वायरस, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ गई समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया भाई। ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर क्या करता है, कौन सा काम करता है, ऑप्शन में देखते हैं कौन सा काम करता है कि भी नहीं करता, भाई निठल्ला है कि नहीं। खमीर या यीस्ट, इसको क्या कह सकते हैं, यीस्ट, क्या काम करता है, देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, किण्वन के लिए उत्प्रेरक के, केक बनाते हो, अब मुझे तो ऐसे बना रहा हूँ, तो केक कैसे बना, ये मोमबत्ती लगा दी, ऐसे ही बनाते थे भाई हम तो बचपन में। ठीक है, एक केक बना दिए, तो ये जो केक बनाने में जो आप खाते हो ना, केक स्वादिष्ट लगता है वो एकदम, उसमें बुलबुले भी होते हैं, यानी कि पोर्स होते हैं उसमें। वो पोर्स किसके कारण बनते हैं पता है क्या, CO2 के कारण। किसके कारण बनते हैं, CO2 के, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण बनते हैं। ठीक है, तो उत्प्रेरक के रूप में तो ये कार्य करता है भाई, करता है। ऑप्शन नंबर और भी देख लेते हैं क्या होता है, और भी करता हो, किण्वन की प्रक्रिया में मदद नहीं करता। भाई अगर मदद ही नहीं करता तो फिर ये क्वेश्चन ही नहीं बनता, आ गई समझ। तो ये मदद नहीं करता, भाई मदद करता है, तो ये ऑप्शन तो इसका क्या हो गया, गलत हो गया। फिर है इसे स्वादिष्ट बनाता है, लाल टपक आती है तुम्हारे, लाल टपकती है ना, है कौन से हार्मोन, कौन से उसके कारण, उत्प्रेरक के कारण टपकती है लाल, प्रतिक्रिया होती है, हार्मोनल प्रतिक्रिया होती है, उसके कारण आपके स्वादिष्ट भोजन देखते क्या आ जाती है, लार आ जाती है। तो इसे स्वादिष्ट बना देता है, स्वादिष्ट नहीं बनाता भाई। ठीक है, यीस्ट का काम या खमीर का काम स्वादिष्ट बनाना नहीं होता है। फिर है संरक्षक, प्रिजर्वेटिव के रूप में कार्य करता है, भाई संरक्षण नहीं करता उसका,
ठीक है, उसमें बुलबुले बनाने का काम करता है, फ्रेगमेंटेशन का काम करता है, ये किण्वन का काम करता है। ठीक है, जिसके कारण उसमें बुलबुले बन जाते हैं, वो किसके कारण, CO2 के कारण बन जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, यानी कि ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला जो खमीर है वो क्या करता है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में ये कार्य करता है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, बोलता नहीं है, हमें स्क्रीन पे दिखेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलेंगे तो हम सुनेंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। आयोडीन का सिंथेसिस भाई कौन करता है, ऑप्शन देखते हैं कौन करता है कि कौन नहीं करता। ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है, एस्ट्रोजन। क्या कहता है, एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन क्या है पता है क्या, ये मादाओं में या फीमेल्स में, मादाओं में अंडाशय के द्वारा, ओवेरी के द्वारा, अंडाशय के द्वारा स्रावित किए जाने वाला हार्मोन है। एस्ट्रोजन द्वारा स्रावित किया जाता है, सॉरी स्रावित किया जाता है क्या, एस्ट्रोजन। फीमेल्स में ओवेरी के द्वारा, फीमेल में ओवेरी के द्वारा सीक्रेट किया जाता है क्या, एस्ट्रोजन हार्मोन, जिसके कारण फीमेल्स में, यानी कि जो फीमेल्स होती है किशोरावस्था आते ही उसमें, यानी कि फीमेल में द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण दिखने लगते हैं। ठीक है, एस्ट्रोजन के बारे में क्लियर। फिर है इंसुलिन। फिर क्या है, इंसुलिन किसके द्वारा बनता है, इंसुलिन किसके द्वारा बनाया जाता है, यकृत के द्वारा, लीवर के द्वारा बनाया जाता है। यानी कि फॉर्मेशन किसमें होती है, लीवर में होती है, लेकिन जो संग्रहण है, क्या, संग्रहण, भाई बड़ा कंफ्यूजन होता है ये बहुत, कि भाई बनता किसमें है, संग्रह किसमें होता है। तो बनेगा तो किसमें, लीवर में, इसमें तो ये बनता है। ठीक है, फॉर्मेशन होती है इसमें। तो संग्रहण किसमें करता है ये, पित्ताशय में, गेल ब्लेडर में। किसमें करता है, पित्ताशय या गेल ब्लेडर के अंदर इसका क्या करता है, संग्रहण करता है। अब भाई सॉरी गलत हो गया, इंसुलिन यहाँ नहीं आएगा। इंसुलिन जो है किसके द्वारा, इंसुलिन जो अपना ये अग्नाशय होता है, अग्नाशय के द्वारा क्या किया जाता है, सीक्रेट इंसुलिन किया जाता है अग्नाशय के द्वारा। अग्नाशय में कौन, जो बीटा सेल्स होती हैं, बीटा सेल्स के द्वारा, या फिर लेंगर हैंस के आइसोलेट जो होते हैं उनके द्वारा क्या किया जाता है, इंसुलिन का सीक्रेशन किया जाता है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन क्या है, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या है भाई, साइटोकाइनिन जो है पादप हार्मोन, क्या है, पादप हार्मोन, प्लांट हार्मोन होता है साइटोकाइनिन, प्लांट हार्मोन। इनके अलावा और क्या होता है, ऑक्सीन। क्या होता है, ऑक्सीन। ऑक्सीन के अलावा क्या होता है, जिबेरेलिन। क्या होता है, जिबेरेलिन, जिबेरेलिन। ठीक है, ये क्या होते हैं, प्लांट हार्मोन्स होते हैं। साइटोकाइनिन, ऑक्सीन, जिबेरेलिन, एथिलीन, ये सभी क्या होंगे, पादप हार्मोन होंगे। ऑप्शन नंबर 4 क्या है, थायरोक्सिन। क्या होता है, थायरोक्सिन, जो थायराइड ग्रंथि के द्वारा सीक्रेट किया जाता है। इसके द्वारा, थायराइड, थायराइड ग्रंथि के द्वारा क्या किया जाता है, सीक्रेट किया जाता है क्या, थायरोक्सिन। और फिर जो थायरोक्सिन है वो क्या करता है, आयोडीन के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। थायरोक्सिन आयोडीन के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। और यदि आयोडीन का संश्लेषण नहीं हुआ, आयोडीन का संश्लेषण क्या नहीं हुआ, तो क्या हो जाएगा, फिर गलगंड रोग हो जाएगा। कौन सा रोग हो जाएगा भाई, गलगंड रोग, या फिर इसको घेंगा भी कहते हैं, घेंगा रोग, जिसके कारण, जिसको या गाइटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गाइटर रोग, गाइटर डिजीज। गाइटर रोग जो होता है, जिसमें क्या होता है, ये गला जो होता है दोनों साइड से फूल कर क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है, बोलने में तकलीफ होती है, खाने में तकलीफ होती है। आ गई समझ। तो आयोडीन के संश्लेषण के लिए कौन आवश्यक है, थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है आयोडीन के लिए आवश्यक होता है, आयोडीन के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, थायरोक्सिन। आई समझ। एक ही क्वेश्चन में देखो आपके कितने सारे क्वेश्चन तैयार होते हैं। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये अपना क्वेश्चन क्या कहता है, शरीर के किस भाग में पित्तरस या बाइल जूस का उत्पादन होता है। भाई इसी क्लास में हमने बहुत बार बता दिया आपको कि पित्तरस या बाइल जूस होता है, उसका उत्पादन किस भाग के द्वारा होता है, शरीर के कौन से भाग के द्वारा होता है। पित्तरस या बाइल जूस जो होता है, पित्तरस या बाइल जूस जो होता है, इसका क्या उत्पादन किसके द्वारा होता है, बाइल जूस, बाइल जूस। ठीक है, अब देख लेते हैं ऑप्शन क्या कहता है। हार्ट, हार्ट के द्वारा बाइल जूस थोड़ी होता है भाई, हार्ट के द्वारा तो हृदय स्पंदन होता है। क्या होता है, हृदय स्पंदन होता है, हृदय स्पंदन, हृदय स्पंदन होता है। ठीक है, फिर क्या फेफड़े, लंग्स जो होते हैं, नहीं भाई ये तो श्वसन क्रिया में हेल्प करते हैं। किसमें हेल्प करते हैं, श्वसन क्रिया में। क्यों, क्योंकि इनकी जो इकाई होती है, फेफड़ों की जो इकाई होती है वो क्या होती है, कूपिकाएं होती है। क्या होती है, कूपिकाएं या एल्वोली होती है, कूपिकाएं होती है, जिनको और क्या कहा जाता है, श्वसन स्थल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, श्वसन स्थल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई, क्योंकि इनके द्वारा क्या CO2 तो बाहर निकाल दी जाती है, CO2 तो वापस छोड़ जाती है, और ऑक्सीजन जो है इसकी इसी स्थल के द्वारा ऑक्सीजन अंदर ले ली जाती है। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, श्वसन स्थल कहा जाता है। किनको, कूपिकाओं को। किसकी इकाई होती है, फेफड़ों की ये इकाई होती है। आई समझ। किडनी, जो गुर्दे होते हैं अपने, किडनी होती है, किडनी की इकाई को क्या कहते हैं, इनकी इनकी संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को क्या कहेंगे, नेफ्रॉन्स कहते हैं भैया। क्या कहते हैं, नेफ्रॉन्स कहते हैं। नेफ्रॉन, बहुत सारी नेफ्रॉन्स मिलकर क्या बनाती हैं, गुर्दे का निर्माण करती है या किडनी का निर्माण करती है। लीवर, यकृत, यकृत के द्वारा क्या किया जाता है, बाइल जूस का उत्पादन किया जाता है। क्या किया जाता है, बाइल जूस का उत्पादन किया जाता है। और बाइल जूस का संग्रहण किसके द्वारा किया जाता है, संग्रहण किसके द्वारा किया जाता है, पित्ताशय के द्वारा। किसके द्वारा किया जाएगा, गैल ब्लैडर के द्वारा या पित्ताशय के द्वारा संग्रहण किया जाता है। फिर उनको किसमें छोड़ा जाता है, जो ग्रहणी होती है उसके अंदर उसको छोड़ दिया जाता है। आगे इतनी पूरी प्रोसेस समझ में। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, बाइल जूस का उत्पादन, तो बाइल जूस का उत्पादन किसमें होता है, लीवर में होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, लीवर, यकृत। ठीक है, अच्छे से देखना इन क्वेश्चन को, एक ही क्वेश्चन में आपके देखो कितने सारे क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। नेक्स्ट जो है अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब वीडियो को लाइक और शेयर, क्लास को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। ठीक है, थैंक यू।